स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 और 4 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। दोस्तों, अगर आपने हम लोग का चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक के डिस्कशन, जैसे हमारा फार्म बिल्स हो गया, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, हम लोग का आज फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव कंडक्टेड द एनुअल प्रैक्टिस ऑफ एक्सचेंजिंग द लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान की वार्षिक प्रथा चलाई है? तो सही आंसर है इसका पाकिस्तान। इंडिया और जो पाकिस्तान है, ये आपस में दोनों हर साल जो अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को लेन देन करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि दोनों आपस में वचनबद्ध रहते हैं कि अगर लड़ाई होती है तो दोनों आपस के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं करेंगे। ये हमारा जो चल रहा है, ये 1992 से ये एग्रीमेंट चल रहा है, जिसमें आपस में दोनों शेयर करते हैं। ये हमारा किसके तहत चल रहा है? तो ये हमारा आर्टिकल 2 ऑफ द एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंस्ट्रक्टेड एक कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल भुगतान सूचकांक जो है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण किया है? आरबीआई, नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या फिर वर्ल्ड बैंक? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा बनाया गया है आरबीआई के द्वारा। ये हमारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाया गया है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट साथ में आरबीआई जो है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रही है, ताकि कैश का जो है चलन काफ़ी कम हो सके। तो इसी को देखते हुए आरबीआई ने इंडेक्स को बनाया है, ताकि जो हमारे डिजिटल पेमेंट का जो कितना जो हम लोग का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है पूरे कंट्री में, उसको मेजर किया जा सके। तो इसमें जो है कुछ 5 पैरामीटर्स का जो इस्तेमाल करके वो बनाएगी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में इसका जो हमारा बेस है, बेस ईयर कौन सा इस्तेमाल होगा? तो वो हमारा इस्तेमाल होगा मार्च 2018 का बेस पीरियड इसमें इस्तेमाल होगा। तो ये भी इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे। और इसमें अगर दो जो है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बताया गया है, वो हमारा 2019 का बताया गया, तो वो हम लोग का है करीब 153.47। वही हमारा मार्च 2020 का है जो 207.84 है। ये जो इंडेक्स है, ये हमारा साल में 2 बार इसको पब्लिश किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। दोस्तों, अगर आपको ध्यान में होगा तो मैं भी डिजिटल करके जो एक स्कीम चालू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें जो है स्ट्रीट वेंडर्स को जो है डिजिटली कनेक्ट करने का कार्यक्रम था। यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये स्कीम चालू किया गया था। तो आपको ध्यान में एक और बात रखना है, मैं भी डिजिटल जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चालू किया गया है, ताकि उनको डिजिटल पेमेंट से कनेक्ट किया जा सके। ये चालू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर स्पेशलाइज्ड जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, ये हमारा जो है कहाँ पे लोकेटेड है? अभी हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट का पहला विशिष्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है? सिक्किम, आसाम, नागालैंड या फिर मेघालय? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा लोकेटेड है मेघालय में। ये पेपर का कटआउट है, जिसमें दिखाया गया है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं इसके डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन है? वो तो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इसके मिनिस्टर। इन्होंने जो उसको दोबारा फिर से इनॉग्रेट किया है, क्योंकि ये प्लांट ऑलरेडी 2004 में एस्टैब्लिश किया जा चुका था, लेकिन ये फंक्शनल नहीं था। इसको दोबारा इसलिए इनॉग्रेट किया गया है। तो इससे हमारा जो है जिंजर प्रोसेसिंग का जो प्लांट चालू हो जाएगा मेघालय के अंदर। थोड़ा मेघालय के बारे में कुछ फैक्ट्स फिगर्स को देखते हैं। मेघालय जो है हमारा, अगर आप देखेंगे तो मैप पे ये लोकेटेड है। ये हमारा जो 7 सिस्टर्स का पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर का ये हमारा पार्ट है। मेघालय का हमारा कैपिटल हो गया शिलोंग, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो कुछ और स्टेट का भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन उनकी कुछ एडिशनल लैंग्वेज भी है। लेकिन मात्र 2 ही ऐसे स्टेट हैं जिनका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और कोई एडिशनल लैंग्वेज नहीं है। उन स्टेट्स का नाम है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा नाम है हमारा नागालैंड। ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरा कोई सेकंड लैंग्वेज नहीं है। तो ये जो है पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ का आप देखेंगे मेघालय का जो हाईएस्ट पीक है शिलोंग पीक है, और मेघालय को हम लोग जो बोलते हैं, शिलोंग को हम लोग खास करके बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। मेघालय को जो है दोस्तों, मेघालय जो है अपना बॉर्डर मात्र एक स्टेट से शेयर करता है, उसका नाम है असम, और ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। मेघालय के जो कुछ स्टेट सिंबल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनका जो है स्टेट एनिमल है वो है क्लाउडेड लेपर्ड। ये जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसका जो हमारा आईयूसीएन स्टेटस है वो वनरेबल है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा और देखते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय का जो है
आप देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज जो रेनफॉल होता है वो करीब 1200 सेंटीमीटर होता है, जो इसलिए उसको हम लोग वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी बोलते हैं। मेघालय में जो एक विलेज है मौसिनराम, ये काफ़ी फेमस है। ये चेरापूंजी के पास है। यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाईएस्ट रेन का एक साल के अंदर। और कुछ कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क दे रखे हैं यहाँ पे मेघालय का दे रखे हैं। और मेघालय का चीफ मिनिस्टर हमारे कोंकल संगमा, ये पीए संगमा के बेटे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेल डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर है ये हमारा 4 दिसंबर, मतलब कि आज के दिन ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि आज ही के दिन जो ब्रेल किसने बनाया था, ब्रेल लिपि को किसने बनाया, तो वो बनाया गया था लुइस ब्रेल के द्वारा, ये बनाया गया था। इन्हीं के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। लुइस ब्रेल की जो आपके भाई रोचक बात बताते हैं, इनकी जो है आंखों की विजन मात्र 3 साल की उम्र में चली गई थी। उसके बावजूद इन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए बाद में इस लिपि का आविष्कार किया। तो आपको ध्यान में रखना है लुइस ब्रेल का बर्थडे कब होता है, तो बर्थडे होता है 4 जनवरी को, और आज ही का दिन हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। इस लिपि का जो इस्तेमाल करते हैं हमारे जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, जिनको की आंख से दिखता नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं आजकल के एटीएम्स में भी हम लोग खास करके आजकल देखते होंगे, आप टच करके वहाँ पे लगे रहते हैं ताकि लोग उसमें पढ़ सकें। अभी आजकल देख रहे हैं कि आप शैम्पूज में, मेडिसिन पैकेट्स में, सभी में इस लिपि का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country has changed its national anthem in a bid to reflect 60,000 years of indigenous history? किस देश ने स्वदेशी इतिहास के 60,000 वर्षों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने राष्ट्रगान को बदल दिया है? चाइना, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। इसके तहत जो उसने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रगान है वो उनकी लिखी गई है, पीटर डॉस के द्वारा ये लिखी गई है। और वो किस नाम से फेमस है, वो फेमस है एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। उसमें जो वर्ड था फॉर वी आर यंग एंड फ्री में जो अब क्या कर दिया गया, फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है। ये जो आप पेपर का कटआउट देख रहे हैं इसमें जो साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने इसको चेंज किया गया है ताकि इंडिजिनस लोगों को की जो हिस्ट्री है उसको भी इंक्लूड किया जा सके। जैसे कि आपको पता है इंडिया का जो है नेशनल एंथम है जनगण मन, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और वो मात्र 52 सेकंड का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू ज्वाइन फाइव आइज। फाइव आइज को कौन सी कंट्री ज्वाइन करने वाली है? चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान। तो सही आंसर है जापान। जापान जो है फाइव आइज को ज्वाइन करने वाली है। तो फाइव आइज है क्या? फाइव आइज जो है अब एक जो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है 5 कंट्री का, उसके मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए। अब जापान इसको ज्वाइन करने के बाद 6th आई बन जाएगा। अभी हाल ही में जो न्यूज़ आया था, क्योंकि ये जापान ज्वाइन कर रहा है, तो मेरे मेजर रीज़न ज्वाइन करने का ये है क्योंकि चाइना में चल रहा है जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन वहाँ पे किसका हो रहा है, तो उगिर मुस्लिम्स का हो रहा है। उसकी जो इंटेलिजेंस जो है प्रोवाइड की गई थी जापान के द्वारा बाकी कंट्रीज़ को। इसी को देखते हुए जापान इस नेटवर्क को ज्वाइन करने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है ये 5S क्या है, तो 5S एक इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है जिसमें 5 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। अब जापान इसका 6th मेंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इसरो प्रमुख को सरकार द्वारा जनवरी 2022 तक विस्तार मिल गया है। अब वर्तमान इसरो के प्रमुख कौन है? तो सही आंसर है इसका के सिवान, इसके जो है इसरो के प्रमुख हैं। इनको हाल ही में अभी जनवरी 2022 तक का तो एक्सटेंशन मिल गया है। तो ये जो नीचे 3 नाम दे रखे हैं, जी सतीश रेड्डी ये हमारे चेयरमैन हैं डीआरडीओ के, बलराम भार्गव हमारे डायरेक्टर जनरल है आईसीएमआर के, त्रिलोचन मोहपात्रा जो है ये हमारे डायरेक्टर है आईसीएआर के। तो ये नीचे जो 3 नाम दे रखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसरो के जो हेड है हमारे के सिवन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको जो आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। इनको जो है एक्सटेंशन मिला है, तो एक्सटेंशन किनके द्वारा मिला है? एक्सटेंशन जो इनको मिला है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ये जो कमेटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। इनको एक्सटेंशन मिल गया है 14 जनवरी 2022 तक का एक्सटेंशन मिल गया है। ये एक्सटेंशन क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने अभी इसरो को जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया गया है, स्टार्टअप्स की हेल्प करने के लिए भी ओपन किया गया है। तो उसको कंटिन्यूस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए इनको एक्सटेंशन दिया गया है। अब इसरो जो है हमारी स्पेस एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है। इसरो की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है हमारी बेंगलोर में स्थित है, उसका नाम है अंतरिक्ष भवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कमेटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्योंकि इसमें इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं।
अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है, इसके जो हेड किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इसमें मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी इसके मेंबर हैं। इस कमेटी की खास बात क्या है कि जो भी मिनिस्टर इंचार्ज थे वो पहले इसके मेंबर हुआ करते थे, लेकिन उसको बाद में हटा दिया गया है। अब कंसर्न मिनिस्ट्री जो है इसमें हटा दिया गया इस कमेटी से। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इसके अपॉइंटमेंट्स हैं वो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। चीफ ऑफ ऑल एयर एंड आर्मी कमांड्स, साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई, इसी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द रेलवे बोर्ड, ये भी इसी के द्वारा किया जाता है। सीवीसी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, ये भी इसी के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। तो ये जो कमेटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स में ये इसका काम रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए स्कीम एक जिला एक शिल्प। एक जिला एक शिल्प योजना किस स्टेट ने चालू किया गया है? तो सही आंसर है इसका, ये हमारा चालू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश, जैसा देख सकते हैं, ये हमारे सेंट्रल में, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में स्थित है। यहाँ पे एक जिला एक शिल्प जो है स्कीम चालू किया गया है। इसमें क्या किया गया, हर एक जिला के जो लोकल ट्रेडिशनल आर्ट है उसको प्रमोट करने के लिए समिट्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसी के तहत जो वाला समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें एग्जीबिशन लगाया गया राग भोपाली के नाम से। इसमें जो है वहाँ की लोकल जो जारदोजी क्राफ्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए ये राग भोपाली समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बूटा सिंह? बूटा सिंह कौन थे? आर्किटेक्ट, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन। तो सही आंसर है, बूटा सिंह जो है हमारे एक काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन रह चुके हैं। इनका अभी हाल ही में देहांत हुआ है। ये इनकी फोटो है, इनका हाल ही में देहांत हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये काफ़ी करीब 6 दशक तक इन्होंने जो है इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं। ये करीब 8 बार लोकसभा के मेंबर रहे हैं, मतलब ये 40 साल तो ये लोकसभा के मेंबर रहे हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको ध्यान होगा तो 2005 में कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ था, बिहार को गवर्नमेंट को इन्होंने सस्पेंड करने के लिए रिकमेंड किया था, तब ये बिहार के गवर्नर थे। साथ में इन्होंने कई सारे 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने अलग अलग मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। बूटा सिंह कौन थे? तो हमारे ये पॉलिटिशियन थे, इनका भी हाल ही में देहांत हुआ है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वहाना मास्टर क्लास। ये बुक अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाहन मास्टर क्लास किसने लिखा है? चेतन भगत, लुइस बेकर, अल्फ्रेडो कोविली, शशि थरूर। सही आंसर है इसका, ये हमारा लिखा गया है अल्फ्रेडो कोविली के द्वारा ये लिखा गया है। अल्फ्रेडो कोविली कहाँ के हैं? तो ये जो है इटली के रहने वाले हैं। इन्हें जो है काफ़ी इंडियन मैथोलॉजी कल्चर में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसी को उन्होंने देखते हुए और इसके साथ में इंस्पायर होकर के भगवान गणेश पे एक किताब लिखी है। किताब लिखी किसके लिए लिखी है? तो बच्चों के लिए लिखी है, खास करके बच्चों के लिए लिखी है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, कार्टून को देख करके लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा क्वेश्चन आंसर का MCQ सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हम लोग का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली MCQ के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।